नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके लगभग 100+ प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट भी 201 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आप लोग ध्यान रखना। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, अगर व्यू ज़्यादा आएगा तो मोटिवेशन मिलता है, तो पूरी ताकत से हम लोग दो वीडियो प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, लेकिन व्यू नहीं आता निराशा होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। पहला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 14-15, डी अनुच्छेद 46। शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? ए सामान्य, बी शैक्षिक, सी वित्तीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। जनरल लेजर वित्तीय से संबंधित है। आप ध्यान रखना, एक सामान्य खाता अर्थात जनरल लेजर वही वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डेटा प्रदान करता है। एक सामान्य खाता बही का उपयोग ऐसी कंपनियों और संगठनों द्वारा किया जाता है जो डबल एंट्री बही खाता पद्धति का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ आगामी क्रियाएं आधारित हैं। एक क्रिया के सिद्धांत पर बी, रुचि के सिद्धांत पर सी, नियोजन के सिद्धांत पर डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। ए प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, बी शिक्षकों के विद्वता के उच्च स्तर का, सी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, सी डी उच्च शिक्षण योग्यता एवं विधियों का। तो अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ए लोकतंत्र मजबूत होता है, बी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, सी अंधविश्वास में कमी आती है, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो ए अपने विषय में प्रवीण हो, बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सी सादा जीवन व्यतीत करता हो, डी मेधावी एवं परिश्रमी हो। तो एक अच्छा अध्यापक वह है जो, सही जवाब हो जाएगा ए अपने विषय में प्रवीण हो। अगला प्रश्न है, शिक्षा परम धन है क्योंकि ए इसे कोई चुरा नहीं सकता, बी इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, सी इसे कोई छीन नहीं सकता, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा परम धन है क्योंकि सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? ए शिक्षण एक कला है, बी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, सी शिक्षक जन्मजात होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक जन्मजात होता है, ये गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह
ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बी छात्र केंद्रित हो, सी समाज केंद्रित हो, डी रोजगार केंद्रित हो। सही जवाब हो जाएगा बी छात्र केंद्रित हो। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? ए एक कला, बी एक कौशल, सी एक तपस्या, डी एक क्रिया मात्र। तो आपके विचार में शिक्षण क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी एक कौशल। अगला प्रश्न है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से ए अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, बी साक्षरता बढ़ेगी, सी स्कूलों में शिक्षा स्तर गिरेगा, डी उपयुक्त सभी। तो आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से सही जवाब हो जाएगा बी साक्षरता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? ए उसके प्रधानाचार्य, बी विशेषज्ञ, सी उसके शिष्य, डी समाज के संभ्रांत लोग। शिक्षा की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी उसके शिष्य। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? ए बालकों का सर्वांगीण विकास, बी शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, सी छात्रों को साक्षर बनाना, डी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। सही जवाब हो जाएगा ए बालकों को सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है? ए छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, बी पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सी पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा ए ध्यान रखना, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो महत्वपूर्ण है, हम लोग देख भी चुके हैं, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी जॉन ड्यूबी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी बच्चे आपके साथ बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें निश्चित रूप से। इससे क्या हो, सभी लोगों को लाभ होगा। आप देख भी चुके होंगे शायद फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर आप अपने जो सीनियर होंगे उससे पूछ सकते हैं। तो आप विश्वास कीजिए और आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें। इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे। अगर नहीं जवाब देंगे तो हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए इधर उधर, आप गलत ही जवाब क्यों दें, पर जवाब देते रहें। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेंगे। प्रश्न है, विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध व सुव्यवस्थित किया जाता है? ये भौतिक तत्वों को बी, मानवीय तत्वों को सी, इन दोनों तत्वों को डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, इन दोनों तत्व, भौतिक और मानवीय दोनों तत्व। अगला प्रश्न है, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? ए पाठ्यसागामी क्रियाओं का, बी नैतिक व्यवहार का, सी सामाजिक क्रियाओं का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ए प्रबंधन, बी प्रधानाचार्य, सी अध्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? ए शिक्षक, बी प्रधानाध्यापक, सी परिनिरीक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है? ए नियोजन, बी संगठन, सी नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाना है? ए समाज के आदर्शों का, बी समाज की मान्यताओं व मूल्यों का, सी इन दोनों का, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी इन दोनों का। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? ए योग्यताओं की, बी अभिरुचियों की, सी शक्तियों और संवेगों की, डी उपयुक्त सभी की। बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है, विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया? ए विज्ञान, बी प्रौद्योगिकी, सी इंजीनियरिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? ए सक्रिय, बी उपयोगी, सी कुशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन बालक का विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? ए आदर्शों व आकांक्षाओं, बी आवश्यकताओं, मूल्यों व संस्कृतियों, सी इन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी इन दोनों पर। तो आप लोग ध्यान रखें, करीब 150 प्रश्न है, ठीक है, 163 प्रश्न है। पूरे प्रश्नों को आप लोग देखें। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है? ए समानता का सिद्धांत, बी स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी न्याय का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है? ए समूह कार्य, बी सर्वोत्तम विकल्प, सी वैज्ञानिक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? ए एक तंत्रात्मक, बी लोकतांत्रिक, सी हस्तक्षेप रहित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना आप लोग, सी हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? ए संकुचित, बी व्यापक, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी संकुचित और व्यापक दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? ये विद्यालय व्यवस्था का नियोजन, बी विद्यालय व्यवस्था का संगठन, सी विद्यालय व्यवस्था का समन्वय व संचालन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा निरीक्षक शिक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? ए शिक्षक, बी प्रशासक, सी प्रधानाचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? ए 7 से 11 वर्ष, बी 11 से 17 वर्ष, सी 11 से 19 वर्ष, डी 15 से 18 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा ए 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, पार्श्वगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? ए वाद विवाद, बी नाटक, सी खेल कूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, समय है 10 बजे ही रहेगा, तो आप लोग 10 बजे सुबह आ जाया करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, H.C. मैकॉर्ड ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं का विकास के कितने स्तर बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, पाठ्यगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, बी छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, सी बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शरीर किन क्रियाओं से हुष्ट-पुष्ट होता है? ए ड्रिल, बी व्यायाम, सी खेल कूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? ए मेजर ध्यानचंद, बी ड्यूबी, सी रॉबर्ट वेडन पॉवेल, डी वाटसन। सही जवाब हो जाएगा सी रॉबर्ट वेडन पॉवेल। अगला प्रश्न है, संगीत संबंधी पाठ्यगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? ए संगीत क्लब, बी बैंड क्लब, सी ऑर्केस्ट्रा, डी उपयुक्त सभी। संगीत संबंधी पाठ्यगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यगामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? ए धैर्य व ईमानदारी, बी सहनशीलता, सी न्यायप्रियता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? ए स्वयं पर नियंत्रण रखना, बी अधिकारियों के प्रति विवेकयुक्त आदर भाव, डी सी ये दोनों, डी में से कोई नहीं। स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना ए स्वयं पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? ए वाद विवाद प्रतियोगिता, बी कविता प्रतियोगिता, सी कवि गोष्ठियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ए शिक्षा सप्ताह, बी स्वास्थ्य सप्ताह, सी साक्षरता सप्ताह, डी उपयुक्त सभी। सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं?
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? ए रेडियो, बी फोटो संग्रह क्लब, सी उपयुक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी, रेडियो और फोटो संग्रह दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? ए विश्वास, बी सम्मान, सी आत्म अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? ए बंद वातावरण, बी मुक्त वातावरण, सी स्वायत्तपूर्ण वातावरण, डी नियंत्रित वातावरण। तो विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, बंद वातावरण। निगेटिव है, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है, वो अनुपयुक्त है। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? ए भवन व मैदान, बी उद्यान, सी हॉस्टल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? ये नाले, बी नहर, सी बड़ी सड़क, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय हमेशा शांत वातावरण में रहना चाहिए, एकांत। इसलिए आप देखेंगे विद्यालय हमेशा रोड से, क्योंकि शोरगुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर अन्य चीज़ों से दूर होता है। 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ होना चाहिए? ए 2/3 एकड़, बी 3/4 एकड़, सी 2/5 एकड़, डी 2/6 एकड़। सही जवाब हो जाएगा ए, 2/3 एकड़। केंद्रीय विद्यालय सलाहकार शिक्षा परिषद ने इस विषय में निम्न मापदंड निश्चित किए हैं। 160 की छात्र संख्या पर 2/3 एकड़ भूमि पर विद्यालय भवन, 2/3 एकड़ पर खेल का मैदान आदि। 320 की छात्र संख्या पर 1 एकड़ विद्यालय भवन, 4 से 5 एकड़ खेल का मैदान। 480 छात्रों की संख्या एकड़ पर विद्यालय भवन तथा 6 से 7 एकड़ पर खेल का मैदान। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा से। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्लांट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं? ए औचित्य व सुरक्षा, बी समन्वय व निपुणता, सी सुंदरता व लोचनशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? ए लैंग्विस्टिक, बी लिंग्विस्टिकम, सी लैंग्वा, डी इनमें से कोई नहीं। सी सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? ए राष्ट्रभाषा, बी सरकारी भाषा, सी राजभाषा, डी बी व सी दोनों। तो हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? सही जवाब हो जाएगा 51 का ध्यान रखना, डी बी सी दोनों, सरकारी भाषा और राजभाषा दोनों, राष्ट्रभाषा नहीं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान के भाग 17 में, ठीक है, भारत के संविधान भाग 17 में है ये सारी चीज़ें, आप ध्यान रखना। कुल 22 भाषाएं हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की व्यक्ति ही भाषा है? सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना, सी स्वीट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं? ए संस्कृत, बी असमिया, सी बंगला, डी कन्नड़। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना? ए राजभाषा, बी आर्य भाषा, सी आत्मभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी आर्य भाषा। महर्षि दयानंद ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना? तो आर्य भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए पाठ्यक्रम का एक विषय, बी संप्रेषण का एक साधन, सी बातचीत का एक ढंग, डी भाषा स्थायी होती है। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी भाषा स्थायी होती है। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई है? ए जापानी, चीनी, बी फ्रांसीसी, रूसी, सी स्पेनिश, अंग्रेजी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। सही जवाब हो जाएगा डी 7।
भाषा के 7 रूप हैं: मातृभाषा, मूल भाषा, संस्कृत भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जैसे हिंदी राजभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ए मौखिक भाषा, बी मूल भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी विश्व भाषा। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, मूल भाषा। अगला प्रश्न है, बैलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, 2। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बैलार्ड के घर की बोली को माता की भाषा अर्थात मदर टंग और समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा अर्थात मदर टंग कहा गया। माता की भाषा, समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी है? ए ब्रज, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हिंदी की अनेक बोलियां हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भाषाएं कितनी हैं? 22, जिनमें 18 बोलियों में कौन कौन से? अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरडा, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 353, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? सही जवाब हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? ए महर्षि दयानंद, बी महर्षि पतंजलि, सी काव्यदर्श, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? ए आंग्ल भाषा, बी राजभाषा, सी मातृभाषा, डी राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा बी राजभाषा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रूप क्या है? ए मातृभाषा, बी द्विभाषा, सी त्रिभाषा, डी इनमें से हिंदी भाषा। तो भाषा का प्रथम स्वरूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए मातृभाषा। अगला प्रश्न है, अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाती हैं? ए राजी भाषा, बी जनपद भाषा, सी आर्य भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी जनपद भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माँ से ली गई भाषा कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी मातृभाषा, सी आर्य भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया? ए 1951 में, बी 1956, सी 1960, डी 1968। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी 1956 में। ध्यान रखो, त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया? 1956 में, स्वीकार 1968 में। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने देश में भाषा समस्या समाधान के लिए सुझाव दिए। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड 1956 ने त्रिभाषा सूत्र तैयार किया, इसे स्कूल विद्यालय के लिए सुझाव दिया। 1961 मुख्यमंत्री सम्मेलन में स्कूल के लिए त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया। त्रिभाषा सूत्र फार्मूला के अनुसार स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 3 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र को जो ध्यान रखना आप लोग, 1961 सम्मेलन के लिए त्रिभाषा सूत्र अपनाया। मुख्यमंत्री सम्मेलन के लिए त्रिभाषा सूत्र अपनाया था। बाकी जब फाइनल जो सम्मेलन जो अपनाया गया था, स्वीकार कब किया गया था ध्यान रखना त्रिभाषा सूत्र को? तो 1968 में, ठीक है। और 1956 में प्रस्तुत किया गया था संसद में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया? ये 1948, बी 1957, सी 1958, डी 1968। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग, डी 1968 में। कब स्वीकार किया गया ध्यान रखना त्रिभाषा सूत्र? 1968 में। अगला प्रश्न है, स्वीकृत
त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी? तो ए 3, बी 4, सी 8, डी 9। सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना, ए 3। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? ए 18, बी 20, सी 9, डी 15। सही जवाब हो जाएगा ए 18। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, तो ध्यान आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन की योग्यता का भाषा के अन्य योग्यताओं में कैसा संबंध है? ए उल्टा, बी सीधा, सी प्राकृतिक, डी में से कोई नहीं। तो चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? सही जवाब हो जाएगा बी सीधा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 4। स्कूली शिक्षा में अब त्रिभाषा फार्मूला चलेगा, इसमें संस्कृत के साथ अन्य 3 भाषाएं विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ए अमृतवाणी, बी मृदुवाणी, सी देववाणी, डी लोकवाणी। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी देववाणी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है, सही जवाब हो जाएगा सी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? ए रचनात्मक, बी सृजनात्मक, सी कौशलात्मक, डी ज्ञानात्मक। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आते हैं? ए भाषा, बी पठन, सी पाठन, डी श्रव्य। तो पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आती हैं? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? ए 1950, बी 1949, सी 1995, डी 1965। सही जवाब हो जाएगा 77 का ध्यान रखना, बी 1949। हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, इसलिए भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी अपभ्रंश, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी देवनागरी। अगला प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ए मातृभाषा, बी राजभाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी क्षेत्रीय भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा क्या है? ए भावाभिव्यक्ति का माध्यम, बी सांकेतिक भावाभिव्यक्ति, सी ये भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। भाषा क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी भावाभिव्यक्ति का माध्यम, सांकेतिक भावाभिव्यक्ति। अगला प्रश्न ध्यान रखना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले वीडियो 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भी सारी वीडियो को देख सकते हैं क्रम से। अगला प्रश्न है, छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? ये मौन वाचन, बी गहन अध्ययन, सी व्यक्तिगत वाचन, डी सामूहिक वाचन। छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी व्यक्तिगत वाचन। अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन तथा शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन, मतलब आदर्श वाचन मतलब अनुकरण वाचन मतलब होता है आदर्श वाचन भी इसे कहते हैं। शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा कक्षा में किया जाने वाला सुस्वर वाचन, मतलब अनुकरण करना। पहले शिक्षक करेंगे वाचन, उसके बाद छात्र करेंगे। व्यक्तिगत वाचन का अभिप्राय है व्यक्ति से किया जाने वाला वाचन, एक ही इंसान। व्यक्तिगत वाचन शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है, छात्र द्वारा भी। आदर्श वाचन जब शिक्षक द्वारा छात्रों के सम्मुख वाचन किया जाता है तो आदर्श वाचन को रूप में किया जाता है, मतलब एक तरह से गाकर या फिर अच्छे से किया जाने वाला वाचन। तो शिक्षक जो है अक्सर आदर्श वाचन करते हैं, माना जाता है। जो शिक्षक वाचन करते हैं उसको आदर्श वाचन माना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए सस्वर वाचन, बी सामूहिक वाचन, सी गहन वाचन, डी मौन वाचन। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी सामूहिक वाचन। करीब 160 प्लस प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। सामूहिक वाचन या कक्षा में एक समूह में बच्चों के द्वारा पाठ के वाचन से संबंधित है। 2 या 2 से अधिक छात्रों
द्वारा आवाज़ सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन से कौन से व्यक्ति सशक्त होने लगे? ए लिखना भी पढ़ना, सी मौखिक, डी सुनना। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना सी मौखिक। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? ए सस्वर वाचन, बी गहन अध्ययन, सी मौन वाचन, डी व्यक्तिगत वाचन। सही जवाब हो जाएगा 84 का, बी गहन अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाचन की विधियां कौन सी हैं? ए स्वरोच्चार विधि, बी संयुक्त विधि, सी कविता विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की इकाई क्या है? ए वर्ण, बी व्यंजन, सी ध्वनि, डी इनमें से कोई नहीं। तो लिखित भाषा की इकाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ए वर्ण। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? ए अस्थायी भाषा, अस्थायी रूप में, बी अस्थायी, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। तो लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? सही जवाब हो जाएगा ए अस्थायी। अगला प्रश्न है, हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? ए शब्द रचना, बी व्याकरण रचना, सी वाक्य रचना, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 88 का, सी वाक्य रचना। अगला प्रश्न है, श्रुतलिपि की कितनी विधियां हैं? ए 5, बी 4, सी 8, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 89 का, बी 4। श्रुत लेखन का अर्थ है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे लिखता है। श्रुत में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और वेदों का सूक्त हर वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रुत लिपि के भेद क्या हैं? ए अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, बी बालकों के पास उचित लेख सामग्री हो, सी छात्रों को ठीक आसन पर बैठाया जाए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? ए हिंदी, बी समाज, सी भाषा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी भाषा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? ए पढ़ना, बी मौखिक, सी सुनना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मौखिक। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी द्वितीय। सही जवाब हो जाएगा 93 का, सी चतुर्थ। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में श्रुतिलिपि, प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियां कहलाती हैं? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी द्वितीय, डी तृतीय। सही जवाब हो जाएगा 94 का, डी तृतीय। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? ए 11, बी 10, सी 1, डी में से कोई नहीं। तो कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 11। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने वाले को किस गुण का होना आवश्यक है? ये भाषा का विचार, भी अच्छी स्मरण शक्ति, सी विनोदी स्वभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निबंध का पहला व मुख्य आधार क्या है? ए संस्मरण, सी विषय, सी भाषा, डी प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा सी भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में व्याकरण के कितने स्वरूप होते हैं? ए 3, बी 4, सी 10, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? ए आगमन विधि, निर्णायक विधि, सी सुलेखन विधि, प्रयोग विधि। तो हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी प्रयोग विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? ए प्रत्याशा, बी नियताप्ति, सी वर्णन, डी फलागम। तो कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी वर्णन नहीं है, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम है। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? ए कथानक, बी चरित्र निर्माण, सी वाह्य दृष्टि, सी डी कल्याण शक्ति। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? सही जवाब हो जाएगा डी कल्याण शक्ति।
कल्याण शक्ति का अर्थ सामाजिक संदेश और सामाजिक संकल्प के साथ जुड़ा हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी आध्यात्मिक, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा डी हिंदी। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? ए रंगमंच अभिनय, बी कक्षा अभिनय, सी मौन, डी वाचिक अभिनय। सही जवाब हो जाएगा सी मौन पठन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सबका वाचिक अभिनय कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है? ए लिखित परीक्षा विधि, बी प्रयोगात्मक परीक्षा विधि, सी मौखिक परीक्षा विधि, डी वार्षिक परीक्षा विधि। सही जवाब हो जाएगा सी मौखिक परीक्षा विधि। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? ए मूल्यांकन, बी परीक्षा, सी उत्तर पुस्तिका, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं? ए 8, बी 7, सी 6, डी 10। सही जवाब हो जाएगा बी 7। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अंग अभिन्न है, मूल्यांकन का अभिन्न अंग है? ए शिक्षक, बी शिक्षा, सी शिक्षण, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ए यथार्थ, बी शुद्ध, सी सरल, डी स्थिर। सही जवाब हो जाएगा ए यथार्थ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? ए मापन, बी परीक्षण, सी व्यापक, डी क्रियात्मक। सही जवाब हो जाएगा ए मापन। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है? ए ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीक होता है, बी एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, सी दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? ए विप्रेरणा, बी अनुबंधन, सी अनुकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है? ए कहानी का चयन, बी कहानी की भाषा, सी कहानी कहने की शैली, डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है? ए प्राथमिक अनुभव, बी द्वितीयक अनुभव, सी तृतीयक अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्राथमिक अनुभव। अगला प्रश्न है, मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है? ए चारित्रिक, बी नैतिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी चारित्रिक और नैतिक दोनों। अगला प्रश्न है, बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है? ए राज्य से, सी परिवार, बी परिवार से, सी बचपन से, डी में से कोई नहीं। तो बच्चा कहाँ से मातृभाषा सीखता है? सही जवाब हो जाएगा बी परिवार से। अगला प्रश्न है, पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। सही जवाब हो जाएगा बी 50। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन का लगभग 50 वर्ष तक अध्ययन किया। उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुसंधान कार्य किए, अपने सिद्धांतों को विकास किया। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है? ए 280, बी 260, सी 270, डी 250। सही जवाब हो जाएगा सी 270। अगला प्रश्न है, भाषा कैसी होनी चाहिए? बी विषयानुकूल, सी बी ए विषयानुकूल, बी अवसरानुरूप, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। भाषा कैसी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी विषयानुकूल अवसरानुरूप दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है? ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी ग्रामोफोन, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? ए ब्रज प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? सही जवाब हो जाएगा ए ब्रज प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भाषाई ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ए वक्ता के वांग से, बी वाक्य के उच्चारण से, सी कंठ से, डी मुख से। सही जवाब हो जाएगा ए वक्ता के वांग से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? ए रचना, बी भाषा, सी शब्द, डी अक्षर। सही जवाब हो जाएगा डी अक्षर। अगला प्रश्न है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। डी इसका सही जवाब है। करीब 160 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखना चाहिए क्योंकि इसमें। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है? ए व्यक्तित्वहीन, बी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, डी उभयमुखी व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है? ये कार्य कारणों के बीच संबंधों को ज्ञात करके, सी समुचित भविष्यवाणियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी संबंधों को ज्ञात करके। अगला प्रश्न है, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है? ये मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, बी पाठ्यपुस्तक के चयन से, सी बालक को समझने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है? ये शिक्षण विधियां, भी अच्छा वातावरण, सी मनोवैज्ञानिक उपचार, डी कुशल अध्यापन। सही जवाब हो जाएगा सी मनोवैज्ञानिक उपचार। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए विभावक, बी राज्य सरकार, सी केंद्र, डी सरकार, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षक, टीचर। अगला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है? ए अभ्यास, बी अनुभव, सी परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अनुभव। ठीक है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है, तो बी अनुभव। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य आधार है? ए अनुभव, बी आत्मविश्वास, सी परिपक्वता, डी विश्राम। सही जवाब हो जाएगा सी परिपक्वता। अधिगम का मुख्य आधार परिपक्वता। अगला प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? ये व्यवहार परिवर्तन में, बी समायोजन में, सी नवीन अनुभव प्राप्त करने में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द पर्सोना का संबंध है? ए व्यक्तित्व के मापन में, बी व्यक्तित्व से, सी व्यक्तित्व की अवधारणा से, डी व्यक्तित्व की विधि से। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी व्यक्तित्व से। लैटिन शब्द पर्सोना का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व एक व्यक्ति की विशेषताओं का एक गतिशील और संगठित समूह है जो विभिन्न परिस्थितियों में उनके पर्यावरण, संज्ञान, भावनाओं, प्रेरणाओं, व्यवहार को विशिष्ट रूप से प्रभावित करता है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा। नाटक में अपनी भूमिका निभाते हुए व्यक्ति द्वारा पहनाया जाने वाला मुखौटा है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है? ए बाल अवस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी यौनावस्था। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है? ए आत्मचेतना, बी सामंजस्य, सी सामाजिक, डी निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। सही जवाब हो जाएगा डी निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? ए आवश्यकताएं, बी चालक, सी उद्दीपन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या कथन है? ए थॉमसन का, बी यंग का, सी लावेल का, डी एंडरसन का।
प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए थॉमसन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरणा है ए भूख, बी प्यास, सी प्रेम, डी आत्म गौरव। तो सामाजिक प्रेरणा इसमें पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी आत्मगौरव। भूख, प्यास, प्रेम ये सब क्या है? जैविक प्रेरणा है। अगला ध्यान रखना, जैविक प्रेरणा, भूख, प्यास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है ए नींद, बी सृजनात्मकता, सी मध्य व्यासन, डी आत्म प्रशंसा। सही जवाब हो जाएगा ए। नींद जो है ये क्या है? जैविक प्रेरणा है। आत्म प्रशंसा ये तो फिर स्वयं करता है। अगला प्रश्न है प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है ए तनाव में वृद्धि, बी प्रेरणा में वृद्धि, सी व्यक्तित्व विकृति, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए तनाव में वृद्धि। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए ए शिक्षक प्रभुत्व, बी छात्र मंडली, सी छात्र प्रेरणा, डी पुरस्कार दंड प्रविधि। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी छात्र प्रेरणा। अगला प्रश्न है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है ए जॉन ड्यूबी, बी हिलमैन, सी गैरेट डी हिलगार्ड तथा एटकिंसन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। सही जवाब हो जाएगा डी हिलगार्ड तथा एटकिंसन। अगला प्रश्न है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं ए अभिदृष्टि, बी विकास, सी परिवर्तन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अभिदृष्टि। अगला प्रश्न है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है या कथन है ए किलपैट्रिक, बी गैरेट का, सी स्किनर का, डी थॉर्नडाइक का। सही जवाब हो जाएगा ए किलपैट्रिक का। एक किलपैट्रिक ने लिखा इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टीनर हॉल्स के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव एवं विरोध की अवस्था है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान की अवस्था है, किसने कहा? स्टीनर हॉल, हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा बी हॉलॉक का। अगला प्रश्न है आत्म औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? ये मानव का मानसिक विकास, भी मानव का शारीरिक विकास, सी व्यवसाय हेतु तैयार करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मानव का मानसिक विकास। अगला प्रश्न है निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ये चेतनशील, बी अचेतनशील, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए चेतनशील। अगला प्रश्न है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया। सही जवाब हो जाएगा ए 4 अगस्त 2009। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे ITEI अधिनियम 2009 के रूप में भी जाना जाता है, अगस्त 2009 को भारत का संसद में अधिनियमित किया गया। अनुच्छेद के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व को वर्णन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुशासन, स्पष्टता, मना शक्तियों का विकास है। अनुशासन, स्पष्टता, मना शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास और ज्ञान तथा ज्ञान की उपलब्धि है या कथन है। तो अनुशासन, स्पष्टता, मना शक्ति का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि है। कथन किसका है? ए लिंडले का। अगला प्रश्न है किसने विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए? सही जवाब हो जाएगा ए एडम्स का। अगला प्रश्न है जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा? ए एडम्स, बी जॉन वेस्ले, सी जॉन ड्यूबी, डी फिलिप जैक्सन। सही जवाब हो जाएगा बी जॉन वेस्ले। अगला प्रश्न है किसने कहा कक्षा ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं? ये दार्शनिक जॉन ड्यूबी, बी एडम्स, सी शिक्षा विद फिलिप जैक्सन, सी डी जॉन वेस्ले। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा विद फिलिप जैक्सन। अगला प्रश्न है दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी एक जानी चाहिए। दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी
की जानी चाहिए? किस दार्शनिक के अनुसार? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, पीरेन। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। ए, फिलिप जैक्सन, बी, पीरेन, सी, जॉन ड्यूबी, डी, ग्रीन। सही जवाब हो जाएगा 156 का बी, पीरेन। अगला प्रश्न है, छात्र क्रिया द्वारा सफलता से सीखते हैं क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप सही जवाब हो जाएगा डी, या जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ये बालकों को पारितोष देकर, बी, उदाहरण देकर, सी, ताड़ना देकर, डी, सजा देकर। सही जवाब हो जाएगा बी, उदाहरण देकर। उन्हें अन्य छात्र से उदाहरण दें जिन्हें वही आदतें थी और उन्हें उनका परिणाम बताएं। छात्रों को शिक्षित करने और सामाजिक सम्मान के लिए स्वस्थ करार दिए जाने के पीछे की वजह को छात्र को समझाएं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है। ये शिक्षकों का विकास और उनकी मानसिक स्तर भी, शिक्षकों का केवल विचार से उपयुक्त, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह ए, मानसिक विकास, बी, शारीरिक विकास, सी, ध्यान विकास, डी, भाषा विकास। सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक विकास। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लोग लाइक जरूर करें, इससे आपको नुकसान नहीं होता। आप लोग क्लियर बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप लोग ध्यान रखना, अगर अच्छे से जुड़े हैं, सारे प्रश्नों को हल करते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इस 7 वर्ष की आयु में, बी, 11 वर्ष की आयु में, सी, 9 वर्ष की आयु में, डी, 6 वर्ष की आयु में। सही जवाब हो जाएगा बी, 11 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, या कथन है। ए, सोरेंस का, बी, हॉर्लॉक का, सी, क्रोवाक्रो का, डी, थॉर्नडाइक का। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, हॉर्लॉक का। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दें, महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए हैं। शिक्षा सबके लिए है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में ए, अनुच्छेद 45, बी, अनुच्छेद 29, सी, अनुच्छेद 14-15, डी, अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ए, रॉस, बी, जॉन ड्यूबी, सी, कॉम्युनियस, डी, अरस्तू। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? ए, मेजर ध्यानचंद, बी, जॉन ड्यूबी, सी, रॉबर्ट वेडन पॉवेल, डी, वाटसन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? ए, अनुच्छेद 351, बी, अनुच्छेद 343, सी, अनुच्छेद 348, डी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। ए, 1951, बी, 1956, सी, 1960, डी, 1968। आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक का प्ले लिस्ट 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 4 पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।